बोली बहू पार्ट 1। सावित्री की 2 बहुएं थी, जानवी और रेखा, पर दोनों एक से बढ़कर एक। जब सावित्री के पति उसके साथ थे तब तक तो फिर भी ठीक था, पर ससुर की मौत के बाद जैसे दोनों बहुओं के रंग ही बदल गए। अरे ये क्या माँ जी, आपने अभी तक सब्जी भी नहीं काटी? अभी कितना सारा काम पड़ा है रसोई में, सब्जी बनानी है, आटा गूंदना है। तुम तो जानती हो बहू, मेरे हाथ पैरों में सूजन रहती है, इसीलिए थोड़ी देर लग रही है बस। अब इतना भी कुछ नहीं है आपको माँ जी, अच्छी खासी हट्टी कट्टी तो है आप, और काम करते रहने से शरीर भी मजबूत रहता है। अब इस उम्र में इतना काम कहाँ हो पाएगा मुझसे बहू। तो सारा काम हम दोनों करें बस, और आप बैठकर टीवी देखिए, है ना? माँ जी, घर में सब रहते हैं तो सबको काम करना पड़ेगा, कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। ठीक है बहू, जैसा तुम कहो। सावित्री के पति के जाने के बाद वो बेसहारा हो गई थी। अब उसे बेटे और बहुओं पर आधार रखना पड़ रहा था, और वो जाती भी कहाँ अब इस उम्र में। अब जैसे बहुएं उसे नचा रही थी, वो बेचारी नाच रही थी। अरे तुम दोनों कहाँ जा रही हो इतना सज धज के? उफ़ो, टोक दिया ना फिर से। आपकी ये आदत कब जाएगी माँ जी? कितनी बार कहा है हम बाहर जा रहे हो तो टोका मत कीजिए, पर ये कहाँ सुनेंगी हमारी। इन्हें तो हमारा मूड जो खराब करना होता है, और नहीं तो क्या, सारा मूड खराब कर दिया जाते वक्त। अब बोलिए क्या काम था, क्यों टोका? मैं कह रही थी कि तुम दोनों कब तक वापस लौटोगी? मुझे डॉक्टर के पास जाना था, मेरे घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है। ये लो, शुरू हो गया इनका फिर से दर्द दर्द का जाप। इस उम्र में तो ये सब लगा ही रहता है माँ जी। अब हर छोटी छोटी बात में आपको डॉक्टर के पास ले जाएंगे तो कितना खर्चा हो जाएगा, सोचिए जरा। अरे ये क्यों सोचने लगी, इन्हें तो बस बैठ के रोटियां तोड़नी है। घर में तेल पड़ा है, वो लगा लीजिए घुटनों पे, उतर जाएगी सूजन। और हमें आने में देर हो जाएगी, अपने लिए कुछ बनाकर खा लेना। अब और कुछ सवाल है या हम जाएं? और अब पीछे से टोकने की या फोन करने की जरूरत भी मत करना। दोनों बहुएं सावित्री को अकेला छोड़कर खुद घूमने चली जाती है। सावित्री को बहुत दुख हो रहा था, लेकिन वो कहती भी किसे? उसका अपना था ही कौन जिससे वो अपने मन का हाल कहती। बहुओं के पीछे पीछे बेटों ने भी उसे पूछना बंद कर दिया था। एक पुराने टूटे फूटे सामान जैसी इज्जत थी सावित्री की उस घर में। जानवी, अभी तक तैयार नहीं हुई तुम? आज किटी पार्टी है ना हमारे घर, चलो जल्दी करो, हमारी सहेलियां आती ही होंगी। अरे वो सब तो ठीक है, पर इस माँ जी का क्या करना है? सबके सामने बैठी रहेंगी तो हमारी इज्जत चली जाएगी। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं, इन्हें घर से बाहर भेजना होगा ना। एक काम करते हैं, बाहर जो बगीचा है ना, वहाँ बोलते हैं उन्हें जाने को, और बोलेंगे जब तक पार्टी खत्म ना हो जाए तब तक वहीं बैठी रहे। अरे वाह, क्या आइडिया है, चल चल आजा। माँ जी, आज हमारी कुछ सहेलियां घर पर आ रही है, हम नहीं चाहते कि आप उनके सामने खांसती रहे या फिर इधर उधर घूमती हुई नजर आए। उन्हें अनकंफर्टेबल ना हो जाए, इसलिए आप एक काम कीजिए, सामने की तरफ जो बगीचा है ना, वहाँ जाकर बैठ जाइए, और जब पार्टी खत्म हो जाएगी तब हम खुद आपको बुला लेंगे, पर इससे पहले आप यहाँ मत आना, समझ गई? अगर तुम दोनों को बुरा न लगे तो मैं यहीं कमरे में बैठ जाती हूँ, मैं बाहर नहीं आऊँगी, बगीचे में इस वक्त बहुत धूप होगी ना। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, आप खांसती रहेंगी, और अगर सो भी गई तो आपके खर्राटों की आवाज़ से सब लोग परेशान हो जाएंगे। रेखा और जानवी सावित्री को जबरदस्ती बगीचे में भेज देती हैं और खुद घर में किटी पार्टी करती हैं। सावित्री कड़ी धूप में भूखी प्यासी कई घंटों तक बैठी रहती है। उसे अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था, और वो अपने पति को याद करके आंसू बहा रही थी। काश आप मुझे भी अपने साथ ले जाते, तो आज मुझे यूं इस तरह बेबस ना होना पड़ता। सावित्री बेंच पर बैठकर आंसू बहा रही थी, तभी मोहल्ले की कुछ औरतों ने उसे देख लिया और आपस में बात करने लगी। दो बहुओं के होते हुए बेचारी को कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। उसकी दोनों बहुएं तो निकम्मी है, निकम्मी पूरी, घर का इतना काम भी करवाती है अपनी सास से,
और आज देखो बेचारे को धूप में घर से बाहर बिठा दिया। अरे ये सावित्री है, कभी अपनी बहुओं के बारे में कुछ बुरा नहीं बोलती। हाँ, पर सब अंधे तो है नहीं कि किसी को कुछ दिखे नहीं। रेखा और जानवी पड़ोसनों की बातें सुन लेती है और वो बहुत गुस्सा हो जाती है। अच्छा, तो ये चल रहा है हमारे पीठ पीछे, हमारी बुराई करती फिर रही है मोहल्ले में हमारी सास। देखो तो जरा, सब लोगों के सामने कैसे हमें बुरी बहू साबित कर दिया। इन्हें तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। हाँ, आने दो आज इनके दोनों बेटों को। इनसे डांट ना खिलवाई ना तो मेरा नाम रेखा नहीं। हाँ, ऐसा सबक सिखाएंगे कि जिंदगी भर याद रखेंगी। रेखा और जानवी ने अपने पतियों के आते ही रोने धोने का नाटक शुरू कर दिया। हम दिन भर इनकी इतनी सेवा करते हैं जी, और आपकी माँ पूरे मोहल्ले में हम दोनों का नाम बदनाम करती फिर रही है। हाँ, और नहीं तो क्या, सब लोग हमारी पीठ पीछे हमें नागिन बहू है, सास पर जुल्म ढाने वाली, और पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं जी। माँ, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। एक तो ये दोनों बेचारी तुम्हारा इतना ख्याल रखती है, कुछ कहती भी नहीं, और तुम हो कि इनका ही नाम बदनाम कर रही हो। हाँ, इस उम्र में तुम्हें ये सब चाले चलना शोभा नहीं देता माँ। तुम्हारे बेबियों ने कहा और तुमने मान लिया। तुम्हें अपनी माँ पर इल्जाम लगाते हुए थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई। अब ये नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है माँ। उस दिन सावित्री के मन को बहुत ठेस पहुंची, क्योंकि जिन बहू बेटों के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी दे दी, आज वही उसके साथ ऐसा बर्ताव कर रहे थे। दूसरे दिन सावित्री का मन बहुत उदास था, इसलिए मंदिर चली गई और वहाँ मंदिर में बैठकर रो रही थी कि अचानक एक नौजवान उसके सामने आया। माँ जी, आप यहाँ कैसी हैं आप? तुम कौन हो बेटा? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। मैं दीपक माँ जी, आपको याद नहीं? मैं आपके पड़ोस में रहता था। आपने और बाबूजी ने मुझे 50,000 रुपये दिए थे आगे पढ़ने के लिए। मैंने आपको बहुत ढूंढा पर आप दोनों अपने पुराने घर से जा चुके थे। तुम्हारे बाबूजी तो अब इस दुनिया में भी नहीं रहे बेटा। हे भगवान, ये कैसा अनर्थ हो गया। माँ जी, पर आप तो मेरे साथ चल सकती है ना? आपकी बहू आपका घर पर इंतज़ार कर रही है, आप उनसे मिल लीजिए। अरे पर मैं कैसे बेटा? दीपक के बहुत जोर देने पर सावित्री उसके साथ घर आ जाती है, पर उसे डर था कि कहीं दीपक की पत्नी को बुरा ना लग जाए। पर सावित्री ने जैसे ही घर में प्रवेश किया, मीता दौड़ती हुई उसके पास आई और पैर छूकर बोली, आज ये घर पूरा हो गया। आइए माँ जी, मैं तो कब से इनसे कह रही थी कि आपको और बाबूजी को यहाँ ले आए, पर अब आप आ गई है ना, मैं बहुत खुश हूँ। माफ़ करना बेटा, मैं बिना बताए आ गई। ये कैसे बात कर रही हैं आप माँ जी? मैं मुंह बोली ही सही, पर आपकी ही बहू हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। मीता ने सावित्री को इतना प्यार और आदर दिया कि उसे देखकर वो अपने पुराने जख्म जैसे भूल सी गई थी। पर जब वो रात को अपने घर वापस आई, तब उसकी बहुओं ने उस पर ताने कसने शुरू कर दिए। लो, आ गई महारानी घूम फिर के। अब इस उम्र में आपको ये सब शोभा नहीं देता माँ जी। इन्हें क्या पड़ी है, लोग तो हमें ही कहेंगे ना कि बूढ़ी सास का ध्यान नहीं रखती। ऐसे ही घूमने का शौक है ना, तो घर वापस आई क्यों, बाहर ही रह लेती। तुम सबके अलावा मेरा है ही कौन बहू, कहाँ जाऊंगी मैं? तभी पीछे से दीपक और मीता आते हैं और उनकी बात सुन लेते हैं। माँ जी, आप हमारे साथ चलिए, आपको यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये कौन है? ये मेरी मुंह बोली बहू है। दीपक को मैं और तुम्हारे बाबूजी बेटा मानते थे, और अब ये मुंह बोला बेटा और बहू आपको यहाँ इस नरक में नहीं रहने देंगे माँ जी। हाँ माँ जी, चलिए हमारे साथ, आइए। मीता और दीपक सावित्री को वहाँ से ले जाते हैं। उसे जो प्यार और इज्जत अपने सगे बच्चों से नहीं मिली, उतना प्यार और इज्जत उसे मुंह बोली बहू और बेटों ने दिया। मर्द बिना ससुराल। शिवा अपने घर का इकलौता मर्द था जिसने अपने घर को संभाला हुआ था। पर क्या हो जब एक घर में मर्द ही ना हो। एक दिन शिवा ऑफिस से घर आ रहा था कि तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। शिवा की मौत को 1 महीना हो चुका था,
पर अब तक शिवा का परिवार इस सदमे से बाहर नहीं निकल पाया था। ऐसे ही एक दिन शिवा बेटा, तू हमें छोड़कर क्यों चला गया? तू जानता नहीं तेरे जाने के बाद इस घर की औरतों का एक एक दिन गुजार पाना कितना मुश्किल हो रहा है। माँ जी बस कीजिए, अब शिकायत करने का कोई फायदा नहीं। चलिए खाना खा लीजिए, रात काफी हो गई है। अच्छा बहू, तूने मेरी पोती पायल को खाना तो खिला दिया ना? और कविता अब तक घर नहीं आई क्या? कविता दीदी ऑफिस से घर आ चुकी हैं, वो बस फ्रेश हो रही है और मैंने पायल को सुला दिया है। अब घर की औरतें घर का दरवाज़ा बंद करके एक साथ खाना खाती है और अपने दुखों को बांटती है। माँ जी, मुझे पायल की चिंता होती है। वो हमेशा अपने पापा के बारे में मुझसे पूछती है। अब मैं उसे कैसे समझाऊं कि उसके पापा इस दुनिया में नहीं रहे। बहू, मेरी मान तो पायल को हॉस्टल भेज दे। शिवा भी तो यही चाहता था कि हमारी पायल हॉस्टल में अच्छे से पढ़ाई करे, उसका भविष्य बन सके। और तू तो जानती है ना, इस घर में मर्द नहीं है और बिना मर्द के घर चल पाना बहुत मुश्किल होता है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं माँ जी। पायल का ये साल खत्म होते ही मैं उसे हॉस्टल भेज दूंगी। अब समय के साथ पूजा का परिवार खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। तभी एक दिन अचानक से जब कविता ऑफिस से घर आ रही होती है तो कुछ गुंडे उसके पीछे पड़ जाते हैं। मैडम, अकेली अकेली कहाँ जा रही हो? हमें भी अपने साथ ले चलो। ये क्या बदतमीजी है, छोड़ो मेरा रास्ता। अरे मैडम, रास्ता छोड़ने के लिए थोड़ी ना रास्ता घिरा है, क्या दोस्तों? अब वो गुंडे कविता को परेशान करने लगते हैं। कविता जैसे तैसे करके अपनी जान बचाकर वहाँ से भागती है और घबराई हुई घर आती है। कविता को इतना डरा सहमा देखकर पूजा और कमला भी डर जाती हैं और कहती हैं, क्या हुआ कविता, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? सब ठीक तो है ना? माँ भाभी, मेरे पीछे कुछ गुंडे लग गए थे, बड़ी मुश्किल से मैं अपनी जान बचाकर आई हूँ। इसी बात का मुझे डर था, इसीलिए तो कहती हूँ तुझे कि अंधेरा होने से पहले घर आ जाया कर। मेरी माँ तो ये काम ही छोड़ दे। पहले तुझे लेट होता था तो शिवा ले आता था, अब तो इस घर में हम औरतों के अलावा कोई नहीं है। अब अगर इस घर में किसी के साथ कुछ हुआ तो शायद मैं ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। माँ, मैं काम नहीं छोड़ सकती। अगर मैंने काम छोड़ दिया तो घर कैसे चलेगा? वैसे ही घर चला पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। घर में मर्द ना होने की वजह से पूजा का परिवार डर के साए में रहता है। समय के साथ अब घर चला पाना भी मुश्किल हो रहा था, इसीलिए पूजा भी काम करने का फैसला लेती है। माँ जी, अकेले कविता घर नहीं संभाल सकती, मुझे भी अब कुछ काम करना चाहिए। आखिर कब तक हम सारा बोझ कविता पर डालते रहेंगे? वो भी तो इस घर की बेटी है। इस घर की एक औरत पहले से ही बाहर जाकर काम करती है। वो जब तक घर नहीं आ जाती मुझे नींद नहीं आती। अब तू भी घर से बाहर रहेगी तो मेरा क्या होगा, सोचा है कभी? माँ, बात को समझो, भाभी बिल्कुल सही कह रही है। अब ना चाहते हुए भी कमला पूजा को काम करने की इजाज़त दे देती है। अब कमला पूरा दिन घर में अकेली रहती और उसकी बहू और बेटी बाहर जाकर काम करती। गली और मोहल्ले के लोग अब कमला को ताने देने लगते हैं। अब घर में कोई मर्द है नहीं, इसलिए इस घर की औरतों की तो पंख निकल आए हैं। पहले तो सिर्फ बेटी बाहर जाकर काम करती थी, अब तो कमला बहन की बहू भी बाहर जाती है काम करने। बहन, सारी गलती ना कमला बहन की है, जो उसने अपनी बहू बेटी को छूट दे रखी है। देखना, एक दिन इसकी बहू बेटी इसी का मुंह काला कर देगी। अपने पड़ोसियों की बात सुनकर कमला के दिमाग में ये सारी बात बैठ जाती है। अब रात में जैसे ही पूजा और कविता घर आती है, कमला उन दोनों को काम छोड़ने को कहती है। कल से तुम दोनों कहीं नहीं जाओगी। बाहर की दुनिया सही नहीं है, जितना घर में रहोगी उतना ही अच्छा होगा। माँ जी, हम आपकी परेशानी समझते हैं। एक बार आप भी ठंडे दिमाग से सोचिए, बिना मर्द के घर नहीं चल सकता। मुझे कुछ नहीं पता, बस मेरा बेटा मरने से पहले हमारे लिए बहुत कुछ करके गया है। अगर तुम दोनों काम ना भी करो तो भी हम बैठ कर खा सकते हैं। माँ,
खुद को और हमको झूठी तसल्ली देना बंद कर दो। रात काफी हो गई है, परेशान मत हो। अब चलकर सो जाते हैं। कविता और पूजा के समझाने पर कमला शांत हो जाती है। अब वे लोग आराम से सो रहे होते हैं और उसी रात अचानक से घर में कुछ गिरने की आवाज़ आती है, जिस वजह से पूजा की आंख खुल जाती है। और वो जब अपने कमरे से बाहर निकलती है तो देखती है कि उनके घर में कुछ चोर घुसे हुए हैं। माँ जी, कविता जल्दी उठो, घर में चोर घुसा है। ए चुप कर, अगर शोर मचाया तो यहीं तेरी गर्दन काट दूंगा, समझे? चोर की धमकी सुनकर पूजा डर जाती है और जब तक कमला और कविता बाहर आती है, चोर चोरी करके भाग जाता है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और आसपास के पड़ोस के लोगों की नजरें अब कविता पर आ जाती है। ऐसे ही एक दिन, देखो कमला बहन, तुम्हारे घर में एक भी मर्द नहीं है और तुम्हारी जवान बेटी घर में बैठी है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपनी बेटी की शादी कर देनी चाहिए? बिना मर्दों के घर चलाना बहुत मुश्किल होता है। कब कौन सी घटना घट जाए क्या पता। तुम बिल्कुल सही कह रही हो बहन। कमला अपने मोहल्ले की औरतों की बात सुनकर अपनी बेटी कविता के लिए रिश्ते देखती है, पर कविता सभी के लिए मना कर देती है और आखिर में अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं आप लोगों को अकेला छोड़कर नहीं जा सकती और मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ। अगर ऐसी बात थी तो तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया कविता? क्योंकि मैं डरती थी भाभी, मेरे जाने के बाद आप सबका क्या होगा। कविता, बेटी का असली घर उसका ससुराल होता है, ना कि मायका। एक दिन तो तुम्हें हमें छोड़कर जाना ही होगा, इसलिए तुम जिससे प्यार करती हो, हम तुम्हारी शादी उसी से करवाएंगे। तुम कल उस लड़के को घर ले आना। कविता सूरज नाम के लड़के से प्यार करती थी, जो कि काफी अच्छा और समझदार था। अब अगले दिन जब सूरज कविता के घर वालों से मिलता है तो उसे एहसास होता है कि वो लोग कितने खौफ में जी रहे हैं। इसलिए सूरज कविता के घर वालों से कहता है, भाभी जी, आंटी जी, मैं बहुत छोटा था जब मेरे माता पिता की मौत हो गई। उनके गुजर जाने के बाद मेरी चाची ने मुझे पाला, पर हाल ही में मेरी चाची की भी मौत हो गई। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और आप लोगों को भी एक बेटी की ज़रूरत है। इसलिए मैंने फैसला किया है कि शादी के बाद आप सब हमारे साथ रहेंगे। सूरज की ये बातें सुनकर कमला को अपने बेटे शिवा की याद आ जाती है और उसकी आंखें भर आती हैं। बहुत जल्द कविता की शादी हो जाती है और शादी के बाद सूरज ही कविता के घर वालों की देखभाल करता है। कर्मों के फल भोगने ही पड़ते हैं। जलन एक ऐसी बीमारी है जो दूसरों को नहीं बल्कि खुद को ही जला कर रख देती है। पापा, शादी के बाद तो आप मेरे ससुराल एक बार भी नहीं आए। जब भी आती हूँ मैं ही आती हूँ। अरे बेटा, तेरे पापा से कहाँ अब चला फिरा जाता है। तेरी छोटी बहन की शादी भी करनी है, लड़का देखना, पता नहीं सब कैसे होगा। तभी मुक्ता का पति आ जाता है। ईमानदारी से पैसे कमाने वाला मुक्ता का पति, जिसका रंग थोड़ा दबा होता है। कैसी बात करती है माँ जी, दामाद भी तो बेटा ही होता है। मैं देख लूंगा पप्पी के लिए लड़का। हाँ, बड़ा देख लोगे। खुद की कमाई इतनी तो है नहीं कि स्कूटर 2 जगह एक्स्ट्रा घुमा लो, तब तो पेट्रोल का रोना लेकर बैठ जाती हो। बड़ा लड़का देखोगे। मुक्ता के पति को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, उसका मुंह बन जाता है। तभी मुक्ता की छोटी बहन पप्पी वहाँ आती है। क्या बात है दीदी, क्यों जीजाजी को परेशान कर रही हो? और वैसे भी आप लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मुझे एक लड़का पसंद है। पापा, हम लोगों की ही बिरादरी का है राकेश। देख बेटा, अगर जात बिरादरी का पढ़ा लिखा कमाने वाला लड़का है तो हमें क्यों परेशानी होगी। हाँ पापा, बिजनेस है अपना और शहर में एक पेट्रोल पंप भी है। तब तो सही है, मेरे स्कूटर में हमेशा टैंक फुल। मुक्ता को तो मानो पप्पी के रिश्ते से ऐसी आग लगती है कि वो खड़ी हो जाती है। ऐसे कैसे पापा? लव मैरिज? ना जी ना, हम लोगों के घर में ये रिवाज नहीं है। नहीं पापा, बिल्कुल नहीं। अरे मुक्ता, क्या हो गया? पप्पी को भी इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। वो रोते हुए अंदर चली जाती है। अरे घर में लव मैरिज हो सकती है, ये पहले बता देते तो मैं भी कर लेती ना। क्या मतलब, कहीं चक्कर वक्कर था क्या तुम्हारा? मुक्ता खुद के कहे जाल में फंसने वाली होती है कि मुक्ता, दामाद जी के लिए खाना ले आओ, दूर जाना है आप लोगों को, रात हो रही है। मुक्ता अपने घर चली जाती है। पप्पी पिता को समझाने में कामयाब हो जाती है और फिर हो जाती है पप्पी की शादी राकेश के साथ।
देख रहे हो, ये बंगला पप्पी का है। अरे पैसे वाले घर की बहू है तुम्हारी बहन। तो हम कौन सी कम है? क्या हम अच्छा नहीं खा रहे या अच्छा नहीं पहन रहे? सब तो कर रहे हैं अभी। अरे तुम तुलना क्यों कर रही हो? चलो अब अंदर चलते हैं। पप्पी के जन्मदिन में मुक्ता उससे मिलने शादी के बाद पहली बार उसके ससुराल जाती है। पप्पी की सास कहती है, अरे पप्पी तुम्हारी बहन आई है, जरा मंगवाओ कुछ खाने पीने को। बस फिर क्या था, महंगे महंगे ड्राई फ्रूट्स, फल और न जाने क्या क्या सब कुछ मुक्ता के सामने लग जाता है। अरे मैं तो बस पप्पी से मिलने आई थी। खा पीकर मुक्ता और उसका पति निकल रहे होते हैं कि पप्पी की सास मुक्ता को कपड़े, उसके पति को कपड़े और लिफाफे में पैसे भी डाल कर देती है। अरे माताजी, इसकी जरूरत नहीं है, प्लीज रहने दीजिए। लेकिन सास मुक्ता और उसके पति को विदाई देकर भेजती है। दीदी फिर आना। हाँ, लेकिन अब का ना तुम्हारा शिवी का जन्मदिन है ना। दिन बीत रहे थे। पप्पी की सोशल मीडिया में आए दिन महंगे कपड़ों और पार्टी की फोटो मुक्ता को परेशान कर रही थी। सुनिए जी, मुझे साड़ी लेनी है, कुछ पैसे दीजिए। अरे पैसे कहाँ है मेरे पास, और साड़ी क्यों? अभी तो कोई त्योहार भी नहीं है। अरे वो डिजाइनर साड़ी है, कोई मौके के लिए नहीं बल्कि पार्टी के लिए पहनी जाती है। पता है 20,000 की साड़ी है वो, और मेरी तनख्वाह है 30,000। मुक्ता का पति उसे बहुत समझाता है कि जितनी चादर हो उतना ही पैर पसारे। क्या करूं, मोहल्ले में पार्टी है। पप्पी से उसकी साड़ी मांग लेती हूँ, किसी को क्या पता लगने वाला है। मुक्ता पप्पी से साड़ी मांगती है। दीदी ठीक है, वो साड़ी मैं आपको दे देती हूँ, लेकिन ध्यान रखना क्योंकि वो राकेश की भी ना फेवरेट साड़ी है, वही लाए थे मेरे लिए। अरे तुम चिंता मत करो। मुक्ता पप्पी की महंगी डिजाइनर साड़ी पहनकर मोहल्ला पार्टी में जाती है। अरे वाह मुक्ता, बड़ी ही चमकीली और अलग साड़ी है ये, कितने की है, कहाँ से ली? ज्यादा नहीं, बस 30,000 की है। मिडिल क्लास वालों के मोहल्ले में 30,000 की साड़ी सुनते ही सबकी आंखें खुली रह जाती है। होगी भी, लग भी रही है, लेकिन इतनी महंगी साड़ी तुझे ऐसे हवन कीर्तन वाले फंक्शन में नहीं पहनी चाहिए थी मुक्ता। लेकिन मुक्ता को क्या, वो तो अपनी अक्कड़ में हवन कुंड के पास जाकर खड़ी हो जाती है और एक चिंगारी उसके कपड़े पर लग जाती है। हाय रे मुक्ता, तेरी साड़ी तो जल रही है। हाँ? हाय रे, ये क्या हो गया? ये तो मेरी बहन की साड़ी है। जल्दी से साड़ी को संभालकर वो घर चली जाती है, लेकिन पीछे से पड़ोसन है, मुझे तो पहले ही पता था। अरे इसकी बहन की शादी बड़े ऊंचे घर में हुई है ना, इसका पति तो इतना कमाता भी नहीं कि 30,000 की साड़ी ले। अब क्या करेगी बेचारी? वही घर पर, हाय रे, ये क्या हो गया? खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ दिया, बाहर आना। तभी पप्पी का फोन आता है। दीदी कैसा रहा फंक्शन, पिक्चर तो शेयर करना। वो क्या ना, पिक्चर लिया ही नहीं, वक्त ही नहीं मिला, अभी घर पहुंची हूँ, थोड़ा रेस्ट करके बात करती हूँ। हाँ क्यों नहीं, वैसे कल ना मैं किसी ड्राइवर को भेजकर साड़ी मंगवा लूंगी आपके घर से। हाँ वो ठीक है, लेकिन कल नहीं, अभी उसे ड्राई क्लीन में दे रही हूँ ना मैं। अरे नहीं दीदी, अपने घर के पास वाले को ना देना, रहने तो ना, कोई बात नहीं। मुक्ता कहाँ मानने वाली थी, वो ड्राई क्लीनर के नाम पर 2-4 दिनों के लिए साड़ी का बहाना बना लेती है, लेकिन मन में उथल पुथल चल रही होती है कि करे तो क्या करे। फिर क्या हो गया, रात बहुत हो रही है, सो जाओ, और ये मेरी चेक बुक अलमारी में रख दो। मुक्ता चेक बुक देखती है, चेक बुक का सीरियल नंबर देखती है और सोचती है क्यों ना चेक बुक के बीच से कोई पेज फाड़ ले और पैसे निकाल कर साड़ी ले ले, पति को तो कुछ भी पता नहीं चलेगा। अगले दिन चेक बुक के बीच का पन्ना फाड़कर वो चेक देकर साड़ी ले लेती है और पप्पी को दे आती है। अरे दीदी, ये तो बड़ा अच्छा ड्राई क्लीनर है, साड़ी तो बिल्कुल नई कर दी। मुक्ता कुछ नहीं कहती और पप्पी और उसके पति को घर आने का न्योता दे आती है। देखिए जी, पप्पी और उसका पति पहली बार हम लोगों के घर आएगा, आप प्लीज ना नया सोफा ऑर्डर कर दे। ये कैसी बात कर रही हो, नया सोफा? ना बाबा ना। अरे याद है उसके घर का सोफा कितना गुदगुदा था, लाखों का था, कहाँ से लाऊंगा मैं? वैसे भी देखो, ये बराबरी करना ना अच्छी बात नहीं है, समझी? जितनी चादर हो। अरे बस करो, मुझे
मुझसे कुछ नहीं सुनना। जितनी चादर हो पैसे देने हैं तो दो, वरना मत दो, लेकिन चुप रहो। अगले दिन मुक्ता पड़ोसी का सोफा लगा देती है, पड़ोसन के सोफे और उसी की क्रॉकरी में खाना भी। पति देख रहा होता है कि कैसे ही अपनी सगी बहन को मुक्ता मूर्ख बनाने की कोशिश कर रही है। क्यों पपी, ये गले में जो पहना है असली है क्या? दीदी, इनके घर ना नकली कुछ नहीं पहनते, असली है दीदी। हाँ, मेरे पास भी ना शादी का इतना गहना रखा है, क्या बताओ, पर घर पर कौन पहनता है? हाँ दीदी, मैं भी कहीं आती जाती हूँ तभी पहनती हूँ। तभी मुक्ता का बेटा, जो कि काफी शरारती था, सोफे पर खेलते खेलते स्केच पेन चला देता है। वहीं अंदर से क्रॉकरी के टूटने की आवाज भी आती है। हे जी, देखिए तो शिवम को क्या कर रहा है वो। वैसे भी आप जानते ना सोफा कहाँ से आया है। पप्पी का पति पप्पी को देख रहा होता है कि ये क्या हो रहा है। अरे क्रॉकरी भी गई। वैसे कोई बात नहीं, कोई खास महंगी नहीं थी, बस यही कुछ 40,000 की होगी। कोई बात नहीं। लेकिन मन ही मन मुक्ता परेशान हो जाती है कि वो क्या करे, लेकिन क्योंकि बहन के आगे खुद को नीचा नहीं दिखा सकती थी, सो खाना वाना खाकर पप्पी निकल रही होती है कि मुक्ता भी दिखावे में आकर दोनों को कपड़े, पैसे और न जाने क्या क्या उपहार में देती है। अरे दीदी, नहीं, मैं नहीं लूंगी इतना सारा। पति भी देख रहा होता है कि ये क्या हो रहा है, आखिर मुक्ता के पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है कि वो बहन को इतनी सारी गिफ्ट दे रही है। लेकिन फिर दिखावे के मारी मुक्ता बहन को ढेर सारा उपहार देकर भेजती है। सबके जाने के बाद हाय रे, मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए। ये बच्चा है, ये शैतान का काला, सारा सोफा बर्बाद कर दिया। क्रॉकरी कैसे टूटी। हाय रे, कैसे होगा। लेकिन मुक्ता को फिर याद आ जाता है कि उसके पास तो पति की चेकबुक हो। वो फिर वही करती है, बीच से पन्ना निकालकर नया सामान लाकर पड़ोसन को दे देती है। पति को पता भी नहीं चलता और मुक्ता का काम हो जाता है। फिर एक रोज, मुक्ता गजब हो गया, जल्दी से सामान पैक करो, अभी इसी वक्त गांव जाना है, पापा की तबीयत ठीक नहीं है और माँ के लिए, जल्दी करो। अरे क्या हो गया आपके पापा को? हाँ, मैं तैयारी कर रही हूँ। वो चेकबुक रखी है ना, वो ले लेना, पापा के इलाज के लिए मैंने 2 लाख जमा किए हैं, वक्त पर काम आ जाए, और क्या चाहिए। अब मुक्ता के पसीने छूट जाते हैं। वो लोग अस्पताल जाते हैं, लेकिन वहाँ पैसों की कमी के कारण पिता का इलाज सरकारी अस्पताल में करवाना पड़ जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है, मेरी चेकबुक भी मेरे पास ही थी। ये बोलकर जैसे ही वो चेकबुक देखता है तो बीच के पन्ने फटे होते हैं। मुक्ता, चेकबुक तुम्हारे पास थी, सच सच बताओ, पैसे कहाँ हैं? बोलो। मुक्ता रोने लगती है। मुझे माफ कर दो, छोटे दिखावे के लिए मैंने ये किया था। प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम्हारी जलन के कारण और ये बराबरी करने के नाटक के कारण मेरे पिता को कुछ हुआ ना, तो मैं तुम्हें कभी अपने घर में घुसने नहीं दूंगा। मुक्ता रोती रहती है, तभी पप्पी आ जाती है। दीदी, जीजा जी के पापा की तबीयत ठीक नहीं है ना, ये कुछ पैसे हैं, रख लीजिए, और इलाज में किसी भी तरह की कमी हो तो बताइएगा। मुक्ता देखती है कि जिस बहन से वो जलन महसूस करती थी, वो कैसे उसकी मदद कर रही है। वो शर्मिंदा होती है और आगे से बहन से मिलकर उसकी खुशी में खुशी मानकर रहती है।